हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सुपर। आज मैं आपके साथ आईबीएस के नवंबर 24 का क्वेश्चन पेपर लेके आया। नवंबर 2024 में आईबीएस में एससीपीएम के कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिसके अंदर एक था प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस और एक था ओईई। ये दो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने पूछे गए थे और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने एससीपीएम तरीके से नहीं पढ़ा था, उनको ये नहीं आते थे। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में कितने पोर्शन एससीपीएम का आएगा, बट इतना समझ में आ रहा है कि एससीपीएम बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली। क्योंकि अगर आप देखें May 25 की आरटीपी, उसमें भी काफी अच्छा पोर्शन एससीपीएम का है। उसकी भी मैं क्लासेस अलग से डालूंगा, वीडियो आपको डाल के दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मेरा एक बड़ा सिंपल ओपिनियन रहता है कि जब भी आपके पास पेपर आए, आपको पहले क्या करना चाहिए? पहले हमेशा क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, बाद में देखना चाहिए कुछ और। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस पढ़ लो कि आखिरकार क्वेश्चन क्या है। कोई केस स्टडी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना आईबीएस में। सबसे पहले क्वेश्चन, ताकि जब हम क्वेश्चन के बाद केस स्टडी पढ़ें तो समझ में तो आए पढ़ क्या रहे हैं, किस रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, क्या ढूंढना है उसके अंदर, है ना? तो आपके लिए बड़ा जरूरी है। और फिर देखो, सच्ची बात यह है, कितनी भी हमें इंग्लिश अच्छी आती हो, द फैक्ट इज हम लोग जब प्रेशर में होते हैं तो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते दैट व्हाट इज रिटन ओवर देयर। दैट इज अ फैक्ट एंड आई बिलीव एवरीबॉडी विल एग्री विद मी। चलो, अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2.8। मैं क्वेश्चन पेपर पे हूं, 11 नंबर पेज है। आप सजेस्टेड आंसर्स में देख लीजिएगा कहां पे है, मुझे नहीं मालूम। इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ मांगा है ट्रेडिशनल वेरिएंसेस और ऑपरेटिंग वेरिएंस इंक्लूडिंग प्लानिंग वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएशन इंक्लूडिंग प्लानिंग वेरिएंसेस। तो आपने कहा कि सर किस तरीके से जीएल के लिए वेरिएंस निकालने हैं, ठीक है, सेट मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब जल्दी से आते हैं पेज नंबर 9 क्वेश्चन पेपर के, देखिएगा कैसे है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जब आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, क्योंकि प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग जिसने सही से नहीं पढ़ा होगा वो करेगा कैसे? हमारे पास अगर वो ना आता हो तो उस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। पहले आप ये देखो कि आपको क्या क्या आता है एससीपीएम में या बाकी सब्जेक्ट्स में, जब भी आप आईबीएस का पेपर अटेम्प्ट करते हो। इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू एससीपीएम, रेदर टू एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि जो आता है उसको कर लेते हैं, जो नहीं आता उसके लिए बाद में सोचते हैं ना। कम से कम वो तो कर लें जो आता है अच्छे से। तो आते हैं जल्दी से इसके ऊपर। अब देखिए इसमें क्या है, मैं पढ़वाता हूं आपको पेज 9 पे किस तरीके से। GEL is working continuously on improving the production efficiency of particular product SAT. The SAT was an innovative product introduced for the first time by GEL in the market. Market accepted the product with both hands and company received regular orders for the same. However, existence of competitive products recently has forced GEL not to increase the price for some time. मतलब कंपटीशन के चक्कर में हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एसएटी को लोगों ने बहुत पसंद किया है और खूब अच्छे से हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। अब देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड मार्जिन, हम चाहते हैं अच्छा प्रॉफिट कमाएं, GL adopted change in technology by which its productivity increased by 25% due to labor efficiency such that it can produce 10 units in 10 hours. अब आपसे क्या बोलो? आपसे बोला आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आपकी अब क्या सीन हुआ है, अब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है और बढ़ने के बाद 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं 10 आवर्स में, बढ़ने के बाद। अब इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में नंबर मिलने चाहिए। मेरे को ज्यादा अपना इंटरप्रिटेशन सही लगता है। इंस्टीट्यूट ने देखो यहां साफ लिख भी दिया है दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग ऑल्टरनेटिव असम्पशंस, वो इसी के लिए लिया है। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूं और ये सजेस्ट करूंगा कि देखो समझ लो दोनों तरीके से, लेकिन फॉलो आप इंस्टीट्यूट का ही वे करो, फॉलो आप इंस्टीट्यूट का ही वे करो। पहले मैं आपको अपना तरीका समझा देता हूं, जो मैंने ऑल्टरनेटिव असम्पशन करके यहां लिख दिया सजेस्टेड आंसर्स पे। क्या लिखा है मैंने? अभी क्या है, 10 आवर्स में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी क्या है, ये आफ्टर 25% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, आफ्टर इंक्रीज। मतलब पहले कितने लग रहे होंगे? आप कहेंगे पहले 10 आवर्स में 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे,
आप सोचिए ना, पहले 10 में 8 यूनिट्स, 8 का 25% होता है 2, तो अब क्या हो रहा है 10 का के अंदर 10 आवर्स में 10 यूनिट्स। लॉजिकली सोचिए ना, पहले क्या था 10 आवर्स में, पहले बिफोर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बिफोर चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप कह रहे हैं 10 आवर्स में 8 यूनिट्स रहा होगा, तभी तो अब 10 आवर्स में आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? 8 का आपने कहा 8 यूनिट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो आपने कहा अब 8 की जगह आप कितने प्रोड्यूस करने लग गए 10। क्यों? अब 125% हो गया पहले से। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो आपने कहा कि अगर अब 10 आवर्स में 8, अब 10 आवर्स में 10 यूनिट्स है, पहले 10 आवर्स में 8 यूनिट्स था, तो इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, आपको भी आता है। आपने कहा कि ये कैसे आया, आपने कहा कि सर बहुत आसान है, देखो इसको करने के लिए 10 आवर्स 8 यूनिट्स, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर पहले इसको 10/8 कर दिया इंटू 10 कर दिया, तो ये हो गया 10। तो आपने कहा कि सर इसको सॉल्व करते हैं तो 12.5 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 12.5। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए पहले लगते थे 12.5 आवर्स, अब उन्हीं 10 यूनिट्स को बनाने के लिए सिर्फ 10 आवर्स लगेंगे। मतलब आपने कहा कि सर अब पहले से 2.5 आवर्स कम लगेंगे। जी हां, उन्हीं 10 यूनिट्स को बनाने की। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लेके चलता है, और मैं फिर से असम्पशन आपको लेके कहने को चलूंगा, इंस्टीट्यूट का फॉलो करो। इंस्टीट्यूट क्या कहता है, वो कहता है कि यार देखो 10 आवर्स 10 यूनिट्स अब है, ये क्या है अब करंट में। वो कहते हैं अगर 25% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब अब 25% कम टाइम लगेगा। मतलब पहले यही चीज करने में आपको जितना भी टाइम लग रहा था, उसका अब ये 25% है, ये जो है 75% है ऑफ अर्लियर। अगर मैं आपसे कहता हूं अर्लियर का 75% है 10 आवर्स, तो आप कहेंगे अर्लियर कितने लगे होंगे 13.33 आवर्स इसी 10 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो 10% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब रिडक्शन इन टाइम, और मैं कह रहा हूं मतलब वो कह रहे हैं कि उतने ही यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम ज्यादा या कम, टाइम पे फोकस कर रहे हैं। और मैं प्रोडक्टिविटी का मीनिंग निकाल रहा हूं क्या, कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो उतने ही टाइम में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, कैलकुलेशन आपके सामने देखो, एक जगह 13.33 आ रहा है, एक जगह 12.5 है ना। आप कैलकुलेट भी करिए, 13.33 इंटू 0.25 माइनस किया तो 3.33 हो गया, वो माइनस करने पे आपके अब कितने लगेंगे, आपने कहा 10 आवर्स। तो बात वही है, लेकिन थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का अंतर है, जिसकी वजह से आंसर अलग हो जाएगा, है ना। और मैं आपको बताऊं लॉजिकली तो दोनों इंटरप्रिटेशन पे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि वो फॉलो करो जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है। कभी अपना माथा ना लगाओ, आगे भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से फॉलो करो, ठीक है। इस चीज को आप नोट बना लेना। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया 10 आवर्स 10 यूनिट्स, तो अगर पहले कितने रहे होंगे, अब अगर कितने, तो पहले कितने रहे होंगे, आपने कहा 10 आवर्स में 8 यूनिट्स बना रहे होंगे, मतलब 12.5 आवर्स में आप 10 आवर्स बना रहे होंगे। इंस्टीट्यूट क्या फॉलो कर रहा है, वो प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट में इंपैक्ट चेंज नहीं मान रहा, वो मान रहा है इसका मतलब इतना ज्यादा या कम पहले या अब टाइम लगता है, टाइम पे। मतलब अगर अब 10 आवर्स लग रहे हैं तो ये 75% है पहले के आवर्स के, तो पहले कितने आवर्स रहे होंगे 13.33 आवर्स रहे होंगे पहले, सीधी बात है, ठीक है। इसी को लेकर मैं इंस्टीट्यूट के वाले को फॉलो कर रहा हूं, मैं अपने वाले को साइड में रखा हूं, और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आपको भी याद है प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस जब हम पढ़ते हैं, एक ओरिजिनल बजट होता है, एक रिवाइज बजट और एक एक्चुअल। ओरिजिनल बजट का मतलब क्या होता था, ओरिजिनल बजट का मतलब जो हमने साल के शुरू में, क्योंकि देखो जैसे इस साल का बजट आया, गवर्नमेंट का बजट ही ले लीजिए, 1 फरवरी को आया, जबकि ईयर चालू होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 25 से आपका 31 मार्च 26 तक का हमारा ईयर होगा, लेकिन बजट कब आया 1 फरवरी को। पॉइंट यही समझने की है, बजट आया 1 फरवरी का। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कहा बहुत सीधी बात है, साल के अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं,
साल के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने साल ओरिजिनली भी क्या सोचा था, हमने सोचा था जैसे एक्चुअली आउटपुट हमने कितना बनाया, एक्चुअल आउटपुट है 3600 यूनिट्स। हम अब स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, वेरिएंसेस निकाल रहे हैं, तो हमेशा एक्चुअल आउटपुट पे निकालते हैं। याद करिए ये एक्चुअल आउटपुट है, ये तो आपने उसमें भी पढ़ा है इंटरमीडिएट में। आपने का एक्चुअल आउटपुट तीनों जगह कितना ले लिया, 3600। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड या एक्सपोस्ट क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड का मतलब पूरा साल बीता, साल बीतने के अंदर हमने क्या नोटिस किया, या जैसे चीनी का काम था, ट्रॉपिकाना जूस था, हमने चीनी सोची थी कितने की आएगी, लेकिन रियल लाइफ में चीनी का प्राइस बदल गया। आपने का बात तो सही है। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से क्या प्राइस है, तो आपने का उसको कहते हैं क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, आज अगर जो आज रियल लाइफ चल रही है, जिसके हिसाब से आप एक्चुअल स्पेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से क्या लगना चाहिए, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि आपके कितने लगे और कितने लगने चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, अब हमने ये सोचा 3600 यूनिट्स बनाने के लिए हमारे पास उस समय कितने आवर्स लगने चाहिए, 1.33 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 36.3 1200 4800 आवर्स ये आ गया। यहां पे 3600 आवर्स है, रेट है 25 पर आवर का या 30 पर आवर का। और आपको क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी रिवाइज स्टैंडर्ड के लिए, क्या बोला था, अब लाइन पढ़ेंगे। द रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट इज 0.75 आवर्स पर यूनिट। और हमने क्या कहा, रिवाइज स्टैंडर्ड मतलब आज की सिचुएशन के हिसाब से 3600 इंटू 0.75, आपने कहा कि सर 900 माइनस कर दिए इसमें से, तो 2700 आवर्स, तीनों के आवर्स आ गए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, सारे वेरिएंसेस निकालने थे, एक्सपोस्ट वगैरह के, एक्सेंटी वगैरह, तो जल्दी से देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल भी और प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग भी। आपने कहा कि एनालिसिस के साथ मांगे, तो आपने कहा देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, आपको ही पता है। ट्रेडिशनल में क्या करते हैं, इसको नहीं देखते थे, जो आपने 11 12 कह रहा हूं इंटरमीडिएट में पढ़ा था। तो आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, देखो क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, रेट वेरिएंस क्या होता था, आपने कहा स्टैंडर्ड रेट 30, एक्चुअल रेट 25, 30 माइनस 25 इंटू एक्चुअल आवर्स, ये आ गया रेट वेरिएंस। दोनों का समेशन क्या हो गया, आपने कहा कि सर इन दोनों का समेशन मेरे पास आ गया, क्या, दोनों का समेशन आ गया 54,000 फेवरेबल। आपने कहा कि सर इसके बाद ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंस में किस तरीके से है, ऑपरेशन वेरिएंस में क्या है, आपने कहा कि सर पहले प्लानिंग पहले ऑपरेशनल देख लेते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड से एक्चुअल, और प्लानिंग क्या होता है, एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड, इन दो का अंतर होता है बस। जब हम प्लानिंग ले रहे होते हैं तो इसके साथ लेके चलते हैं, जैसे इसे स्टैंडर्ड, और जैसे यहां पे एक्चुअल होता है ना, उसकी जगह हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने कहा ठीक है, और ऑपरेशनल में क्या करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो जल्दी से देख लेते हैं, देखिए वही है 3600 माइनस 4800 माइनस 2700, देखिए आपका 4800 माइनस 2700 आपका प्लानिंग वेरिएंस है, और एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है, प्लानिंग में ऑपरेशनल वेरिएंस कितना है, 2700 माइनस 3600, देखिए आपका 2700 माइनस 3600, ऐसे ही रेट, और इसके बाद हम निकाल लेंगे। बस बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन खत्म है। मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कुछ समझाने वाला बचा है। आपको अगर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, आपको अगर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए तो निकल आएगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो कैसे निकालोगे। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओईई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ओईई का, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूं ओईई का। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3.7, based on available production data for shifts in case study, evaluate whether high quality P limited has achieved world class performance। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव की है नहीं, अंडर टीपीएम अप्रोच, उसको चेक करने के लिए ओईई लगाते थे, ओईई के अंदर परसेंटेज चेक करते थे। तो बहुत सिंपल है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस टीपीएम के अंदर हमारा हो रहा है या नहीं, बड़ा सिंपल है। तो आपने कहा कि सर इसके लिए आ जाइए,
कहां गया, ये रहा पेज 13 पे। देखिए आ जाते हैं, आपसे कहते हैं फॉर पैकिंग इट्स प्रोडक्ट्स इन अ वे, इन अ यूनिक वे, मैक्सिको लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 100% सब्सिडरी कंपनी बाय नेम हाई क्वालिटी पी लिमिटेड एट चेन्नई। हमने चेन्नई में हाई क्वालिटी पी लिमिटेड को आपने कहा यूज करना शुरू किया पैकिंग के लिए। हाई क्वालिटी पी लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड इज मेंट टू मैन्युफैक्चर एम्प्टी कंटेनर्स थ्रू ऑटोमेटेड मशीन्स एनेबल्ड प्रोसेस, मशीन एनेबल्ड प्रोसेस ऑटोमेटेड के थ्रू हमने यूज करना शुरू किया। अब कहता है एंश्योरिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस मीट्स वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड अंडर टीपीएम अप्रोच। हमने सोचा टीपीएम अप्रोच के अंदर हम लोग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। आपसे कहता है इट वर्क्स डबल शिफ्ट अ डे ऑफ 8 hours ईच विच इंक्लूड्स 30 minutes लंच डिनर ब्रेक। अब इसके लिए हमने क्या किया, डबल शिफ्ट में काम करना शुरू किया 8 घंटे की। आपने कहा ठीक है, और हर शिफ्ट में हमें 30 मिनट का लंच या डिनर ब्रेक मिलता था और 15 मिनट का टी ब्रेक मिलता। अब इसको 2 शिफ्ट के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वही बात आएगी कैलकुलेशन, या तो आप एक शिफ्ट में निकालें, जैसे अगर एक शिफ्ट में लेंगे 8 hours, 2 शिफ्ट में लेंगे 16, एक शिफ्ट में लेंगे 30 hours का ब्रेक, लंच ब्रेक, इसमें लेंगे 1 hour का, एक शिफ्ट में लेंगे 15 मिनट्स, इसमें लेंगे आप 30 मिनट्स। क्या फर्क है, एक शिफ्ट ही ले लो, बात तो वही आनी, कैलकुलेशन में परसेंटेज निकलनी है, अंतर तो वही आना, रिजल्ट तो वही आना। तो आपने कहा कि सर इसके बाद देखिए, मैंने कहा इसके बाद क्या, आपने कहा कि सर इसका मतलब यह हुआ 8 मतलब क्या होता है, 8 6 48, 480 मिनट्स माइनस 30 मिनट्स 450 हो गया, माइनस 15 मतलब 435 आपके पास शेड्यूल टाइम था। आपने सोच रखा था कि अब आप जो मशीन पे यूज कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट में यूज कर सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है। आपने कहा कि सर मेरे पास 435 मिनट्स है, 435 मिनट्स। अब सबसे पहली रेशियो अगर आप नोटिस करें, अवेलेबिलिटी रेशियो, मतलब मशीन कितनी देर अवेलेबल है जिसपे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने कहा कि सर अचानक 20 मिनट का अनप्लान्ड डाउन टाइम आ गया, मान लीजिए रॉ मटेरियल लेट हो गया या कुछ भी चक्कर में 20 मिनट हम काम नहीं कर पाए, मतलब मशीन प्रोडक्शन के लिए काम करने के लिए 415 मिनट्स अवेलेबल थी आउट ऑफ टोटल 435। तो कितने परसेंट टाइम अवेलेबल थी आप निकाल लेंगे, 415 अपॉन 435 इंटू 100 आ गया, 95.4% आपकी मशीन अवेलेबल थी। अब आपने कहा कि सर इसके बाद आपने कहा कि सर परफॉर्मेंस और क्वालिटी रेशियो देखनी है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए, मेरे पास कितनी बॉटल्स हैं जो हमने प्रोड्यूस की हैं, 200 बॉटल्स प्रोड्यूस की। उन बॉटल्स को बनाने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा, 415 मिनट, मुझे पता है ना, 415 मिनट मेरे को उन बॉटल को बनाने के लिए लगा। लगना कितना चाहिए था, 2 मिनट पर बॉटल के हिसाब से, मतलब लगना कितना चाहिए था, 400, लगा कितना 415। तो कितने परसेंट आ गया ये, आपने कहा कि सर देखिए 400 अपॉन 415 इंटू 100 आपके पास आ गया 96.39% आ गया। इसके बाद लास्ट है कॉन्सेप्ट क्वालिटी रेशियो। आपने कहा क्वालिटी रेशियो क्या है, आपने कहा कि सर देखिए 10% बॉटल खराब होगी तो 200 में से 10% मतलब 20 बॉटल खराब होंगी, 180 रह गई। तो आपने कहा कि सर मैं 200 यूनिट्स बनाता हूं तो 180 रह जाते हैं, मतलब 90% प्रोडक्शन मेरा क्वालिटी अच्छा रहता है, बाकी सारी बेकार होती है। तो अगर आप नोटिस करें 3 रेशियो आई मेरे पास, एक आई 95.4% अवेलेबिलिटी रहता है मेरे पास, परफॉर्मेंस रहता है 96.39 और क्वालिटी रहती है 90%। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो आप कहेंगे कंपनी एज अ होल की 82.76% हमारी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस रहती है, OEE। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मेरा कितना है, 82.76%। और आपको याद होगा नाकाजिमा ने 85% बोला था मिनिमम रहना चाहिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए। यहां पे अगर आप नोटिस करें कि यार हमने क्या किया है, हमने
नाकाजिमा ने बताया था यहां पे 90% टाइम मशीन अवेलेबल होनी चाहिए, 95% टाइम परफॉर्मेंस होनी चाहिए इसकी, और ये क्वालिटी तो 99% होनी चाहिए। आपने कहा कि सर नाकाजिमा के आइडियल बेंचमार्क्स को लेते हुए आपने कहा कि सर हमारा पहले तो मीट कर रहे हैं अवेलेबल ज्यादा टाइम के लिए मशीन काम करने के लिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है। आपने कहा कि ठीक है जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम लग रहा है, लेकिन मतलब जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है 400 की है, 415 में 95% से आपने कहा कि सर बेटर है, लेकिन ये ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए इससे। लेकिन क्वालिटी जो है ये नीचे चली गई है। आपने कहा ऐसा क्यों हो गया? मान लीजिए घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया, लेबर कम एफिशिएंट थी। आपने कहा कि सर मशीन में अच्छा अच्छे मशीन सही से वर्क नहीं कर रही थी, कर तो रही थी लेकिन अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से डिफेक्टिव ज्यादा आ गए। आपको इस चीज को लिख के आना है अपने हिसाब से, क्योंकि इसने बोला था 2 पॉइंट्स लिख के आओ इसी रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स लिख के आओ कि 85% जो वर्ल्ड क्लास हमारा बेंचमार्क होता है उससे कम क्यों आया। तो यही क्वेश्चन था, अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन क्या था, दिखा देता हूं मैं आपको। कहता है इवेल्युएट वेदर हाई क्लास प्राइवेट लिमिटेड हैज अचीव्ड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अंडर टीपीएम। आपने कहा दो बोला नहीं था, बेसिकली आपको सिर्फ इवेल्युएट करना था। 2-3 पॉइंट कितने भी लिख के आ जाइए। एक पॉइंट आपका एक्चुअली 2 क्यों लिखा जाता है मैं बता देता हूं। एक परसेंटेज के लिए एक पॉइंट होता है। तो आपने कहा कि सर ये हो गया ना 1, 2, 3, एक मार्क्स तीनों के लिए हो गया। और आपने कहा कि सर ओई और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स हो गए, इसीलिए यहां पे उसने 2 पॉइंट के लिए लिखा है कि कोई भी 2 पॉइंट आप लिख के आ जाइए, सफिशिएंट रहेंगे। ये आपका नवंबर 24 का आईबीएस का पेपर था रिलेटिंग टू एससीपीएम पोर्शन ऑनली। मेरे को बाकी पोर्शन की नॉलेज नहीं है तो नॉलेज, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं कि क्योंकि गलती से भी गलत नहीं निकल गई तो पता चलेगा, आप कहोगे कि सर हम आप पे इतना ट्रस्ट करते थे, गलती कर गए आप। तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ऐसी चीज में, ऐसे डोमेन में घुसूं ही नहीं जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन ना हो। ठीक है, मैं आप सबको बहुत बहुत विश करता हूं कि जिसके आगे पेपर है बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें, बहुत अच्छा आप स्कोर करें। कोई दिक्कत हो एससीपीएम से रिलेटेड मुझसे पूछो, ठीक है, मैं तो आपकी देखो हेल्प कर ही रहा हूं सेल्फलेस है। चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय बाय।